हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। ये एक पर्टिकुलर सिचुएशन है और कई मल्टीपल ट्विन फ्लेम्स ने इस सवाल को करा था कि जो अगर आप मैनिफेस्टेशन को यूज़ करने की कोशिश करते हो तो नेगेटिव चीज़ें बहुत जल्दी मैनिफेस्ट क्यों होती हैं, पॉजिटिव चीज़ें क्यों नहीं होती हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न होता है। जब मैंने आपसे एनर्जी रिलीजिंग के प्रोसेस को शेयर करना शुरू करा है, जो भी रिचुअल शेयर करे हैं और जो प्रोटेक्शन पर मैंने इतनी सारी चीज़ें शेयर करी हैं, इन सब के पीछे रीज़न था। अब क्या होता है कि जैसे कि ट्विन फ्लेम्स होते हैं, अब वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सुन रहे होते हैं और इसमें से कोई एक देवी जी आई थी कि मुझे मैनिफेस्टेशन टेक्निक बता दो, उन्हें कुछ मैनिफेस्ट करना है इन टर्म्स ऑफ करियर। अब क्या होता है कि ये जो 36 जगह आप सुनते हो ना और आपको लगता है कि ये कुछ नया है, हमें जान लेना चाहिए या फिर हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। समझना होगा कि बड़े सारे एक तो फेक ट्विन फ्लेम कोचेज होते हैं और जो ईविल एंटिटीज़ हैं वो अननेसेसरी आपको कुछ नया नया टॉपिक लेकर आती हैं सिखाने के लिए, ये बताने के लिए। और सिखाने का तो कोई पर्पज़ होता नहीं है, मेनली वहाँ पर ट्रैप होता है, किस तरह से आप एनर्जी के ट्रैप में फंसोगे, किस तरह से आप अपनी जर्नी में स्टक रहोगे। तो उसी में से ना ये भी चीज़ होती है। अगर आपने मेरा फुल मून जो फायर रिचुअल मैंने आपसे शेयर करा था उसमें क्लियरली शेयर करा हुआ है कि पहले एनर्जी रिलीजिंग होती है, फिर हीलिंग होती है, देन एक्टिवेशन होता है एंड देन मैनिफेस्टेशन होता है। मैनिफेस्टेशन मैंने सबसे लास्ट में रखा था, उसके पीछे रीज़न था। लेकिन जो इम्पेशेंट लोग होते हैं ना कि नहीं हमें तो अभी करना है, ये क्यों? क्योंकि कोई एक ईविल एंटिटी है जो एज आपको ट्विन फ्लेम कोचेस एक्ट कर रही है, वो आपको मैनिफेस्टेशन सिखा रही है, तो हमें भी पता होना चाहिए, हमें आना चाहिए। यही वाली चीज़ें हैं जो यहाँ पर भी कई बार लोगों ने शेयर करी है कि हमें जानना है या हमें जानना चाहिए इन चीज़ों को। अब मुझे इतनी सारी चीज़ें सिखाई गई डिवाइन की तरफ से, चाहे आपका मैनिफेस्टेशन है या फिर और बड़ी सारी चीज़ें होती हैं स्पिरिचुअलिटी में, बट शेयर करने को मैं कर सकती थी ना। और जैसे कि डिवाइन विजडम है वो तो शेयर नहीं होगी, उसमें से एक आध चीज़ें ज़रूर शेयर हो जाएंगी बट सारी नहीं होंगी, वो किसी रीज़न से होता है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि जैसा कि मुझे पता है कि मैनिफेस्टेशन मुझे आपसे डिस्कस करना था, बताना था, कुछ पर्टिकुलर टेक्निक्स ज़रूर शेयर करनी थी, लेकिन वो लास्ट का पार्ट था। मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद में जो रियलाइजेशन थे कि मैं एक पर्टिकुलर फैमिली में आई थी जो कि कर्स थी। वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे कार्मिक पैटर्न एग्जिस्ट करते थे और जो जिस तरह का कर्स को रिलीज करना था, और ये कोई बिल्कुल भी मजाक वाली बात नहीं थी, ये बहुत सीरियस मैटर, बहुत ज़्यादा डेंजरस चीज़ होती है। बट इतना मुझे एक्सेप्टेंस में थी मैं कि लाइफ नहीं एंड होने वाली है, तो ये करना तो मुझे था। क्लैरिटी थी कि मेरे थ्रू होना है, मेरी डिवाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यही एकमात्र रीज़न था इस पर्टिकुलर फैमिली में जन्म लेने का। तो मुझे ये भी पता था कि जिस तरह से मुझे थॉट प्रोसेस की वजह से या फिर कुछ भी सोचने की वजह से चीज़ें इंस्टेंट मैनिफेस्ट हो जाती है, इंक्लूडिंग नेगेटिव चीज़ें, तो मुझे उस पर ध्यान देना था। तो मुझे था कि मैं ऑलरेडी हाईली कनेक्टेड थी अवेकनिंग के बाद में बाकी सारी रेल्म्स एंड डायमेंशन से और स्पिरिचुअल पावर से। तो मुझे था अगर मैं इंटेंशनली कोई भी चीज़ करने की कोशिश करूँगी ना तो वो रियलिटी में बदल जाएगी, और उसमें वही होता है। इनिशियल डेज की बात है कि जो ओनर का एक बेटा था छोटा, तो वैसे ही कुछ बातें कर रहा था, तो हम कुछ डिस्कशन करने लगे। मैंने उसको कुछ बताया कि ये ना पर्टिकुलर ग्रास होती है, सॉर्ट ऑफ प्लांट होता है जो आपको जनरली ऐसे ही कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा, जंगलों में ही देखने को मिलता है। आज मैंने उसे बोला है, कल अगले दिन वो 2 से 3 फीट उगा हुआ मेरे छत पर मिलता है। तो ये अनदर लेवल की जादू जो चीज़ें होने लगी, मैंने कहा ये खतरनाक चीज़ें हैं, मुझे इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, अपने थॉट प्रोसेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, प्लस में मैनिफेस्टेशन टेक्निक को बहुत ध्यान से यूज़ करना है। वहाँ पर ये अंडरस्टैंडिंग थी कि अगर कोई चीज़ मैनिफेस्ट करनी है, पहली बात तो पता था मैनिफेस्टेशन की मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो चीज़ें बताई गई, चाहे मैनिफेस्टेशन टेक्निक थी या हीलिंग टेक्निक थी, और जो चीज़ें बताई गई थी, बताई तो वो इसलिए गई थी ना ताकि मैं अपनी इनर हीलिंग कर सकूँ। और मेरे पास इनर हीलिंग करने के लिए बहुत सारा काम था। मैं सिर्फ अपना इंडिविजुअल रीज़न तो नहीं थी, पूरी जो प्रीवियस जनरेशन्स हैं, पिछली और करंट की जो ये 15th जनरेशन का पार्ट हूँ मैं, तो इसलिए वहाँ से मैंने रिलीजिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। अब एनर्जी रिलीजिंग तो मैं कर रही थी, प्लस में मुझे जो कार्मिक पैटर्न्स भी रिकॉग्नाइज करने से, छोटे बड़े सारे, मुझे तो काम तो पूरा करना है, छोड़ना इसमें कुछ भी नहीं है। तो अब ये करने में टाइम लगेगा, इतना मुझे पता था, और कितना टाइम लगेगा ये बिल्कुल भी नहीं पता था। और साथ के साथ मुझे ये भी पता था कि कुछ पावर्स मुझे एक्टिवेट करने के लिए बोली गई हैं। अब क्या होता है, अभी तक तो जब नहीं पता था कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ और मैं डिवाइन चाइल्ड हूँ, उसकी मैं एक्सेप्टेंस में नहीं थी, जो कि मुझे बहुत क्लियरली बता दिया गया था। बट अवेकनिंग के बाद की चीज़ें बदल जाती हैं। तो जब आप आगे बढ़ते हो ना हीलिंग करने में, चाहे आपका एनर्जी हीलिंग है या फिर एक्टिवेशन है या फिर और जो चीज़ें हैं, तो उसमें जो डार्क फोर्सेस होती हैं वो आपको रोकती हैं।
तो जब ये बात समझ में आती है कि ये मुझे आगे बढ़ने से रोका जा रहा है और रोका जाएगा, इस बात की मैं एक्सेप्टेंस में थी। तो और इनके जो अनदर लेवल की ट्रिक्स होती थी, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ कि मुझे कंप्लीट हीलिंग पर ध्यान देना था और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जो जनरेशनल ट्रॉमा है, जो कार्मिक पैटर्न्स है, वो मुझे ब्रेक करने पड़ेंगे। सिर्फ खुद में ही बदलाव करने थे, किसी दूसरे फैमिली मेम्बर को करने के लिए कुछ भी नहीं बोलना था। जैसा कि ब्लड लाइन कर्स थी और बहुत सारे टॉक्सिक पैटर्न्स थे, तो अब इस वजह से क्या होता है ना, ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा इन एनर्जी से सराउंड करते हो, उनका एक्सेस होता था लाइफ में या फिर एनर्जेटिक फील्ड में। और वो कैसे जाता, जब तक कि कंप्लीट हीलिंग नहीं हो जाती, जब तक कि कंप्लीट रिलीजिंग नहीं हो जाती, तब तक तो ये बंद नहीं होने वाला था। और जो ये कार्मिक पैटर्न्स थे ना, टॉक्सिक साइकिल थे, ये देखने में तो बड़े छोटे लगते हैं, छोटी छोटी सी आदतें हैं, छोटे छोटे से साइंस हैं जो कंटिन्यू हो रहे हैं पैटर्न्स के रूप में। बट जब इनको ब्रेक करने की बारी आती है ना, तो बहुत मेहनत लगती है। क्यों? क्योंकि इसमें डार्क फोर्सेस पूरी कोशिश करती हैं कि आप कर ना पाओ। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप इसको करोगे तो आप तो हील हो ही रहे हो, जो सोल्स यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती हैं, लोवेस्ट डायमेंशंस में फंसी हुई हैं, इस जो जनरेशनल ट्रॉमा है, जनरेशनल कर्स है, उसकी वजह से, तो वो भी तो रिलीज होंगी ना। और जब वो रिलीज होंगी तो वो एक हाईएस्ट रेल में जाएंगी, उन्हें भी पावर्स फिर मिलती हैं। जब उन्हें पावर्स मिलेंगी, उनकी रिलीजिंग होगी, तो वो आपको अनदर लेवल पे सपोर्ट करते हैं। तो ये सारा खेल होता है। तो अवेकनिंग के बाद भी मैं कभी सेल्फ फोकस्ड नहीं थी, मैंने खुद को कभी प्रायोरिटी पे नहीं रखा, जो कि डिवाइन बोल रहे थे। मेरे लिए अलग ही लेसन था कि इन चीज़ों को प्रायोरिटी बनाना शुरू करो। अब यहाँ पर जो गलतियाँ मैंने पहले करी हैं, चाहे वो हेल्प करने में हो या कोई और चीज़ रही हो, तो वो टाइम टू टाइम मुझे डिवाइन बता रहे थे, मैं उस पर चेंजेस कर रही थी। लेकिन अगर मैं कहूँगी बात हीलिंग की, रिलीजिंग की, तो मेरा मेन फोकस था जनरेशन पर। जो जनरेशनल ट्रॉमा था, जो कर्स हीलिंग थी, उसको मैंने प्रायोरिटी बनाया। अब जब तक कर्स हीलिंग नहीं होता है, जब तक जनरेशनल ट्रॉमा हील नहीं होते हैं, सारे कार्मिक पैटर्न और जो टॉक्सिक साइकिल्स होते हैं वो ब्रेक नहीं हो जाते हैं, तब तक इन डार्क फोर्सेस का एक्सेस रहता है। और ये आपको कोशिश करती हैं कि आपकी जो भी आप मैनिफेस्टेशन इंटेंशनली करोगे वो तुरंत मैनिफेस्ट हो जाए। आपको पता नहीं, जब तक इनका एक्सेस रहेगा आपकी लाइफ में या फिर आपकी एनर्जेटिक फील्ड में, तब तक ये आपको इफेक्ट कर पाती हैं। जैसे जैसे मैं हीलिंग में आगे बढ़ रही थी, रिलीजिंग में आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे चीज़ें सरफेस पे आ रही थी। डिवाइन पूरी हेल्प कर रहे थे कि ये पैटर्न है, ये टॉक्सिक साइकिल है, जिसको मैं खुद रिकॉग्नाइज कर रही थी, बट डिवाइन भी कुछ चीज़ों को सरफेस पे लेकर आ रहे थे। तो मैं इन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल थी कि हाँ ठीक है, मैं रिकॉग्नाइज करूँगी और तब मैं इस पर काम कर पाऊंगी। तो इस पर मैंने डिटेल में वीडियो शेयर करा हुआ है, चाहे जनरेशनल ट्रॉमा है या फिर कर्स है, वो आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ पैटर्न। इस पर पर्टिकुलर वीडियो मैंने बहुत टाइम पहले शेयर करा था, अगर आपने नहीं सुना तो आप उसको जरूर सुन लेना। तो अब आपकी फैमिली में जनरेशनल ट्रॉमा है या नहीं है, जो जनरेशन है वो कर्स्ड है नहीं है, ये तो आपको खुद ही पता करना पड़ेगा। और इतना डिफिकल्ट नहीं होता है इसको पता करना, इसीलिए मैंने इस पर सेपरेट वीडियो शेयर करा था। तो जब आप इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करते हो कि आपकी फैमिली में टॉक्सिक लोग हैं, एनर्जी वेम्पायर्स है, डार्क लोग जो मल्टीपल हैं, कहीं ना हर फैमिली में एक दो तो ज़रूर होते हैं, बट ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में ज़्यादा होते हैं, तो ये आप इजीली रिकॉग्नाइज कर पाओगे। तो जो भी विजडम मुझे शेयर करी गई थी स्पिरिचुअल डाउनलोड के फॉर्म में, हीलिंग के लिए मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई गई थी। तो मैं सारा फोकस रखती हूँ कि पहले ना मुझे सारी एनर्जीज को रिलीज करना है। अब एनर्जी रिलीजिंग में क्या था, जो डीएनए के थ्रू डीएनए हीलिंग होती है, डीएनए हीलिंग में भी आपके कार्मिक पैटर्न्स ही होते हैं जिनको रिकॉग्नाइज करना होता है। फिर एनर्जी रिलीजिंग होती है, इसमें कई सारी प्रेयर्स होती हैं। तो इनिशियल चीज़ें तो मैं आपको बता चुकी हूँ, मेरा काम है आपको स्टेप बाय स्टेप बताना। एक नंबर की चीज़ें बता के फिर सीधे 10 नंबर पे आ जाऊँ, ये तो गलत चीज़ होगी ना। तो शॉर्टकट नहीं होता है हीलिंग का, जिसको लगता है शॉर्टकट होता है वो जाकर कहीं से भी सर्विस ले सकते हैं। जब तक आप कंप्लीट रिलीजिंग नहीं कर लेते हो, कंप्लीट हीलिंग नहीं कर लेते, तो अब क्या होता है, जब एनर्जी रिलीजिंग हो जाती है, फिर उसके बाद यहाँ पर अब तब तक बहुत सारे जो बाउंड्रीज होती है ना, उनको सेट करना सीख चुके होते हो। अगर आप ये सोचो सिर्फ एनर्जी रिलीजिंग करो, जो मैंने रिचुअल बता दिया, और बाउंड्रीज आपने सेट नहीं करी, तो वो आपका एनर्जी रिलीजिंग वर्क भी अधूरा ही है। फिर जब एनर्जी रिलीजिंग हो जाती है, फिर वहाँ पर आपने जो अपने कार्मिक लेसन सीखे हैं और बाउंड्रीज को सेट करा है, अब आप नेक्स्ट लेवल के लिए रेडी होते हो। फिर वहाँ पर होता है आपका कि अपनी एनर्जीज को भी बुलाना है। अब क्या होता है, जैसे कि जो एनर्जीज को बुलाने का प्रोसेस होता है ना, उससे पहले आपको एक और प्रोसेस फॉलो करना होता है, वो होता है एनर्जेटिक ब्लॉक। जब भी आप किसी टॉक्सिक इंसान की एनर्जीज को रिलीज करते हो, वो बार बार कोशिश करता है आपकी एनर्जी में दोबारा एक्सेस बनाने की। ये मेल फीमेल कोई भी जेंडर हो सकता है। तो अब एक्सेस बनाने के लिए कई तरीके होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान आपसे डायरेक्टली बात ही करेगा, वो बार बार आपके बारे में सोचेगा ना, तो भी आपकी एनर्जी का एक्सेस उसको मिल रहा होता है। तो इस पर काम करना पड़ता है। जैसे ही आपका एनर्जी रिलीजिंग शुरू होगा और आप अपना बाउंड्रीज को सेट करते हो, एनर्जेटिक ब्लॉक को लगाते हो, एंड देन अपनी एनर्जीज को फिर वापस बुलाते हो। आपकी तो एनर्जीज वहाँ पर गई हुई होती है ना, तो वो भी तो मिसिंग एनर्जी है।
तो उसके बाद जाकर और ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन आपको लगानी पड़ती है, तब जाकर कहीं आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं आपकी हेल्थ में। मैंने आपसे कहा था कि आप अपनी लाइफ में कार्मिक पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दो। मैं कुछ पैटर्न्स बता सकती हूँ, बहुत सारे पैटर्न बता सकती हूँ, बट ज़रूरी नहीं है ना कि हर इंसान की लाइफ में वही पैटर्न होगा। यहाँ पर अपने इनर वर्क में सबसे बड़ा रोल आप ही का होता है। बहुत सारी चीज़ें आपको खुद से ऑब्जर्व करनी होती है, फिर उस पर काम करना होता है इन टर्म्स ऑफ आपका जो कार्मिक पैटर्न्स होते हैं, कार्मिक साइकिल्स होते हैं। और कार्मिक पैटर्न को ब्रेक करना हो, कार्मिक साइकिल को एंड करना हो, बहुत मेहनत लगती है, टाइम भी लगता है और एनर्जी तो लगती है। तो इसकी वजह से मैंने मैनिफेस्टेशन का जो टॉपिक है वो सबसे लास्ट में रखा था। क्यों? क्योंकि अगर अभी तक आपने रिलीजिंग करी नहीं है और जैसे ही अब आप इंटेंशनली आगे बढ़ रहे हो हीलिंग की तरफ, आप समहाउ अपनी पावर्स को भी एक्टिवेट करना शुरू करते हो। आपको पता है कि आप एक पावरफुल बीइंग हो और कई सारी चीज़ें आपको नहीं पता होती हैं, धीरे धीरे आपको पता चलनी शुरू होती हैं। तो जैसे आप इनर वर्क में आगे बढ़ना शुरू होते हो, टाइम टू टाइम ना, जैसे आप पैटर्न्स को ब्रेक करोगे, आपको कोई ना कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट जरूर रिकॉग्नाइज होगा, कोई ना कोई स्पिरिचुअल पावर जरूर रिकॉग्नाइज होगी कि ये आपकी अपनी पावर है। तो जो डार्क एंटिटीज होती है वो नहीं चाहती है कि आप उसको रिकॉग्नाइज करो, इसलिए क्या होता है फटाफट से वो नेगेटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करवाना शुरू कर देती हैं, ताकि आप डर की वजह से मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स का यूज़ ही ना करो। तो ये खेल तो मुझे पता था ये क्या करने की कोशिश करी जा रही थी, तो इसलिए मैंने प्रायोरिटी रखा कि एक टाइम पर मुझे कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ा जब मैं इस हीलिंग की तरफ आगे बढ़ रही थी, जिसमें मैंने जर्नलिंग के थ्रू अपनी जो भी प्रैक्टिसेस करनी थी, चाहे हेल्थ को मुझे ठीक करना है या फिर जो मेरे रिचुअल में प्रॉब्लम आ रही थी कि मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। अब मैनिफेस्टेशन टेक्निक तो हज़ारों तरीके की होती हैं, हज़ारों तरीके आपको अपनाने की तो ज़रूरत नहीं है। तो जब मैं अपना मैनिफेस्टेशन टेक्निक को यूज़ कर रही थी ना हेल्थ को मास्टर करने के लिए, नहीं मेरी हेल्थ प्रोटेक्टेड रहनी चाहिए एफर्मेशंस के थ्रू और जो मेरा जो जर्नलिंग है, तो ये एंटिटीज़ क्या करती ना बार बार और स्पीड से जल्दी जल्दी बोलना शुरू करना कुछ नेगेटिव, ताकि मेरा ध्यान भटके। तो जब हम जर्नलिंग करते हैं हमारा फोकस होना बहुत ज़रूरी होता है, तो इन एंटिटीज़ की वजह से मैं नहीं कर पा रही थी। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ कि जो फ्रीक्वेंसी म्यूजिक होते हैं उनको चला देती हूँ, कभी मैं हनुमान चालीसा प्ले कर देती थी, एंड देन आई ट्राइड फोकसिंग कि मेरा फोकस सिर्फ अभी राइटिंग पे होना चाहिए जो मैं लिख रही हूँ। इसीलिए ना ट्विन फ्लेम्स को बहुत ज़्यादा चीज़ें इनिशियली नहीं यूज़ करनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ मैनिफेस्टेशन। पहले आपको अपनी रिलीजिंग पर ध्यान देना होता है, हीलिंग पर ध्यान देना होता है, फिर अपनी एनर्जीज को वापस बुलाना होता है। एनर्जेटिक ब्लॉक लगाने में टाइम लगता है, देन कहीं जाकर आप मैनिफेस्टेशन में ज़्यादा एंटर कर सकते हो। लेकिन ये है कि जब आप इनर वर्क करना शुरू करते हो, जो आपको इश्यूज आते हैं, जैसे हेल्थ इज मेन इशू, तो आप एफर्मेशंस के थ्रू और जो आपका जर्नलिंग है, जो 555 मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, उसके थ्रू आप अपनी हेल्थ को ज़रूर करेक्ट करने की कोशिश कर सकते हो, जो मैंने करा था, जो कि हेल्प करता है। इनर वर्क में जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वो है कार्मिक लेसन्स को लर्न करना, टॉक्सिक साइकिल्स जो पैटर्न्स होते हैं इनको ब्रेक करना। अब ये सब करते हुए इनिशियल डे से जब मेरी अवेकनिंग होती है, पैरेलली मेरा डिवाइन मिशन है उसकी भी प्रिपरेशन करा रहे थे। उसके लिए अनदर लेवल के मेरे जो कार्मिक लेसन थे उनको लर्न करने के लिए कहा गया, जो सीखना पड़ा। तो ट्विन फ्लेम्स को मैनिफेस्टेशन करने होते हैं, लेकिन कब कौन से मैनिफेस्टेशन टेक्निक का यूज़ करना है ये बहुत मैटर करता है। तो इनिशियल डेज में जो 555 मैनिफेस्टेशन टेक्निक है उसको आप यूज़ कर सकते हो अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए। और जैसे कि प्रोटेक्शन के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, तो इस पर अगर कुछ 2-3 चीज़ें और रह गई तो मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। और जब मैं ये सारी हीलिंग कर रही थी ना, तो जो एंटिटीज होती है वो बहुत ट्राई करती थी कि जैसे तैसे करके ना जो वाइब्रेशन है उनको लो करा जाए, चाहे हेल्थ को अटैक करके या किसी कार्मिक के थ्रू। अब जैसे कि मैं जॉब कर रही थी, तो जो जिसे मैं रिपोर्ट करती थी, कई बार इसके थ्रू भी इन लोगों ने खेल खेलना शुरू कर दिया। तो मैं तो उसके साथ में काफ़ी टाइम से काम कर रही थी, बट इनिशियली जो चीज़ें होना शुरू हुई है वहाँ पर दिक्कत होने लगी। तो समझ में आता है कि ये चीज़ें करी जा रही है कि हर तरफ से टारगेट करा जा रहा है, किस तरह से और ट्रैप करा जाए कि जो वाइब्रेशन है वो लो हो जाए। तो इसको हाई वाइब्रेशन जो होता है इसको मेंटेन करने के लिए मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती थी। जैसे फ्रीक्वेंसी म्यूजिक ऑल टाइम मैं ऑन करके रखती थी, कई बार तो मुझे 24 घंटे ऑन करके रखना पड़ता था। जैसे कि अगर मैं सोने गई हूँ तो भी मैं अपना फ्रीक्वेंसी म्यूजिक ऑन कर दूंगी, चाहे लैपटॉप पे, चाहे मोबाइल में, या कोई और डिवाइस मेरे पास में है। जब मैं काम कर रही हूँ, जब मैं सोकर उठी हूँ, तब भी मेरा सबसे पहला काम होता था ग्रेटिट्यूड शो करने के बाद में फ्रीक्वेंसी जो हीलिंग म्यूजिक होते हैं, जो प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, उन सबको रन कर देना। हनुमान चालीसा होता है जो आपको मिल जाएगा इस पे यूट्यूब पे मिल जाएगा, 21 टाइम्स का है और इससे भी ज़्यादा होता है, उसको भी आप रन कर सकते हो। तो ये मैं करती थी, तब मैं जाकर इन चीज़ों को कर पाई। पहला काम आपका होता है पैरेलली जो करना होता है कि आपको स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है, तब जाकर कहीं आप बाकी एनर्जी हीलिंग रिलीजिंग कर पाओगे, क्लेंजिंग कर पाओगे। तो जैसा कि जनरेशनल ट्रॉमा जनरली होता है ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में, वो आप खुद से ऑब्जर्व कर सकते हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि हर ट्विन फ्लेम की लाइफ में होता है, बट जिनकी लाइफ में है, जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो वो तो विजिबिलिटीज़ होती हैं।
फिर जो 21 डेज का रिचुअल होता है वो बहुत बैक टू बैक फॉलो करना पड़ता है जब तक कंप्लीट रिलीजिंग नहीं हो जाती, जब तक कंप्लीट हीलिंग नहीं हो जाती है। अगर कर्स है, कर्स रिमूवल करना होता है जिसके अलग प्रोसेस होते हैं, बट देन कर्स रिमूवल का जो पार्ट है वो तो लास्ट का पार्ट है। अभी तो पहले आप ये एनर्जी रिलीजिंग करोगे तब जाकर कहीं आप केपेबल होते हो उसको करने में, और वो एक्चुअली में डिफिकल्ट होता है, टफ होता है, रिस्की होता है। तो इसलिए जो भी चीज़ें मैंने आपसे शेयर करी है सोच समझ के शेयर करी है, स्टेप बाय स्टेप ही शेयर करा है। अभी इसमें मुझे कुछ रिलीजिंग में वाटर रिचुअल भी आपसे शेयर करने हैं जो करने पड़ते हैं। अगेन कई लेवल की आपको एनर्जी रिलीजिंग, क्लेंजिंग, हीलिंग करना पड़ता है। 3 लेवल हैं, तीनों लेवल पे आपको अलग अलग चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो अब ये होता है कि जब एक ऐसा लेवल आता है जहां पर अब आपको एनर्जी डिस्टर्बेंस फील नहीं होती है। एनर्जी डिस्टर्बेंस जो पोर्टल की वजह से होता है, जो बाकी अब जब पोर्टल की एनर्जीज को आप मास्टर कर लेते हो कि अब ये चीज़ें आपको इफेक्ट नहीं कर रही हैं, तो उसमें क्या होता है, टाइम टू टाइम जो कार्मिक्स आपकी एनर्जीज को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, तो उसको आप कैसे रोकोगे, कैसे मास्टर करोगे कि आपकी एनर्जी बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तो ये अनदर लेवल का टास्क था मेरी लाइफ में। आपको अपनी लाइफ में देखना पड़ेगा है या नहीं है, कर पाए हो अभी तक या नहीं कर पाए हो। कौन कौन सी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स ट्विन फ्लेम्स को इनिशियली यूज जरूर करनी चाहिए और किन चीज़ों के लिए यूज करनी चाहिए, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो आपसे शेयर कर देती हूँ, ताकि अब आप भटको नहीं, आप सिर्फ अपनी जो एनर्जी रिलीजिंग होती है, क्लेंजिंग होता है, हीलिंग होता है, उस पर ध्यान दो। इसी बीच में फिर आप सीखते हो कि जो लोग आपके ऊपर स्पिरिचुअली अटैक कर रहे होते हैं उनसे खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है, ये भी इसी का पार्ट। अभी खुद को ब्लैक मैजिक से कैसे प्रोटेक्ट करना है, जैसे कि ट्विन फ्लेम होने की वजह से आपके हेटर्स, जेलस लोग बहुत होते हैं, अपने भी होते हैं, पराये भी होते हैं, बाहर के भी होते हैं, और ये साइलेंटली इन चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। जिसको पता होगा वो इन चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर पाता होगा। इस पर भी कंट्रोल आपको खुद से ही लगाना होता है। इसमें कुछ पर्टिकुलर प्रैक्टिसेस होती हैं जो मैं सिखाती हूँ, बट वो आपका पहले जब तक कि आप एनर्जी रिलीजिंग नहीं कर लेते हो, क्लेंजिंग नहीं कर लेते हो, जो स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन में चीज़ें बताई गई हैं उसको कंटिन्यूसली आप मास्टर नहीं कर लेते हो, तब तक वो चीज़ें मैं किसी से नहीं शेयर करती हूँ। और वो होगा भी एक्चुअली में पेड जो आपका सेशंस होता है वो यहाँ पर मैं शेयर ही नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि वो हर इंसान के लिए नहीं होता है। ये आपके इनर वर्क का ही पार्ट है जहां पर आप सीखते हो कि किसी भी तरह के ब्लैक मैजिक अटैक से, किसी भी लेवल का अटैक हो, स्पिरिचुअल अटैक, उससे आप खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। आप सक्षम होते हो क्योंकि आप एक डिवाइन चाइल्ड हो। अब इसमें कुछ चीज़ों का कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, तो ये कोई मजाक नहीं होता है। तो इसलिए भी मैं इन चीज़ों को हर किसी को नहीं सिखाती हूँ, बहुत रेयरेस्ट लोग ही होते हैं, नॉट इवन ऑल ट्विन फ्लेम्स। तो मुझे सबका लेवल पता होता है, कौन इस चीज़ के लिए रेडी है और कौन नहीं है। तो ये जो सेकंड लेवल पर चीज़ें होती हैं स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन के लिए, इसको आपको बैक टू बैक फॉलो करना होता है। ऐसा नहीं कि आप रुक जाओगे, अभी करा है फिर छोड़ दिया। तो जो गैप होता है वो 2-4-10 दिन का ही ले सकते हो, मैक्स इससे ज़्यादा नहीं ले सकते हो, जब तक कि आप फाइनल लेवल का इनर वर्क कंप्लीट नहीं कर लेते हो। तो इनिशियली तो आपको सारे जो कार्मिक पैटर्न्स होते हैं उनको रिकॉग्नाइज करना, उसको ब्रेक करना, जिसमें टाइम लगता है। एंटिटीज आपको रोकती है कि अगर, और ये होगा कैसे ब्रेक, अगेन 21 डेज का रिचुअल आप फॉलो करोगे एंड देन फिर एक नेक्स्ट लेवल का रिचुअल फॉलो करोगे। तो मल्टीपल टाइम्स तो आपको ये रिचुअल फॉलो करने होते हैं कार्मिक पैटर्न को ब्रेक करने के लिए। ऐसे ही कार्मिक पैटर्न ब्रेक नहीं होता है। सो पहला फोकस तो आपका आपकी इस एनर्जी रिलीजिंग, हीलिंग एंड प्रोटेक्शन पर होना चाहिए। डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ में किस तरह के स्पिरिचुअल अटैक्स आपने एक्सपीरियंस करे हैं, करते हैं, या फिर जो बाकी लोग हैं आपकी लाइफ में किस तरह से आपके ऊपर स्पिरिचुअली अटैक करते हैं। मेरी लाइफ में ये चीज़ें एक्सट्रीम थी, लेकिन ये मिशन की वजह से थी। आपको अपना देखना होगा, तो सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। जो कंप्लीट रिलीजिंग है नेगेटिव एनर्जीज का, वो आपके सारे जो जनरेशनल ट्रॉमा है उसकी हीलिंग होती है। हर तरह के कार्मिक पैटर्न, टॉक्सिक पैटर्न्स होते हैं, उनको ब्रेक करना होता है। कंप्लीट स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन आपको लगानी होती है, जहां पर चाहे कोई इंसान आपके ऊपर स्पिरिचुअली अटैक कर रहा है या कोई एंटिटीज, इससे आप फुली प्रोटेक्टेड होते हो। तब तो आप सोचो कि किसी अच्छी चीज़ को, बड़ी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक आप यूज़ करने की सोच सकते हो, उससे पहले नहीं। तो कंप्लीट हीलिंग आपको करनी पड़ती है। जो रिलीजिंग है, सबसे पहला पार्ट होता है रिलीजिंग और हीलिंग आप पैरेलली करते हो, प्लस में स्पिरिचुअल जो प्रोटेक्शन होती है उसको भी पैरेलली आप प्रैक्टिस करते हो, जिसमें अगर जनरेशनल ट्रॉमा है तो वो आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होना चाहिए। तब जाकर आप सोचना कि आप कहीं आगे बढ़ रहे हो, और जिसमें आपको अलग लेवल के एंटिटीज खेल खेलते हैं। जब भी आप पैटर्न ब्रेक करने की कोशिश करोगे आप नहीं कर पाओगे, और पैटर्न ब्रेक करने के लिए रूल्स होते हैं। पहले 21 डेज फॉलो करना है, फिर उसके बाद थोड़ा सा और बढ़ाना होता है। इस पर आई थिंक वीडियो मैंने शेयर करा हुआ है ऑलरेडी। अब इसमें एक और फेज आता है जब कंप्लीट हीलिंग रिलीजिंग हो जाती है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अब आप इंस्टेंटली हर चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाओगे। ये एक डिवाइन लर्निंग थी जिस पर मैं सेपरेट वीडियो शेयर करती हूँ। ये एक पर्टिकुलर फेज होता है जो आता ज़रूर है ट्विन फ्लेम की लाइफ में, और ये ऐसे ट्विन फ्लेम की लाइफ में आता है जो कंप्लीट हीलिंग कर रहा होता है।